हेलो फ्रेंड्स, नाउ यू आर वाचिंग श्रीपक चैनल। और आज के वीडियो में हम बायोलॉजी के अंतर्गत जीवधारियों का वर्गीकरण और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है जीवधारियों का वर्गीकरण। इसके अंतर्गत कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं। जैसे अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूह में विभाजित किया गया। कौन कौन से? पहला जंतु समूह और दूसरा वनस्पति समूह। तो अरस्तु ने पूरे जीव को दो समूह में बांटा है, पहला जंतु समूह और दूसरा वनस्पति समूह। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। बात यहाँ आई है अरस्तु की, तो अरस्तु को हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। लीनियस ने भी अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरी में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों किंगडम्स, पादप जगत और जंतु जगत एनिमल किंगडम विभाजित किया है। तो यहाँ पे जो है इन्होंने दो भाग में बांटा है, एक तो पादप जगत मीन्स प्लांट किंगडम और दूसरा जो है जंतु जगत एनिमल किंगडम में भी डिवाइड कर रखा है। तो किन्होंने डिवाइड किया दो जगत में? लीनियस ने। लीनियस को द्विनाम पद्धति का भी जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने दो भाग में बांटा है, पहला पादप जगत और दूसरा जंतु जगत। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। लीनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की उसे आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी, इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसको कहते हैं? लीनियस को कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जीवधारियों का पांच जगत वर्गीकरण। जब हमने दो जगत का वर्गीकरण पढ़ा, उसके बाद जो है पांच जगत वर्गीकरण में भी किया गया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स रखा गया। परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः विटेकर द्वारा सन 1969 में, ये याद रखिए, कई बार पूछा गया है कि पांच जगत में किसने बांटा है, तो पांच जगत में विटेकर ने। और कब बांटा है, सन भी कई बार पूछता है, 1969 में। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो इन्होंने पूरे जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उनको पांच जगत प्रणाली में बांटा है, उनको स्थान दिया है। इसके अनुसार समस्त जीवों को निम्नलिखित पांच जगत, कौन कौन से पांच जगत है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमल। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु, ये पांच जगत हैं जिसमें विटेकर ने पूरे ऑर्गेनिजम्स को बांट रखा है। अब चलिए ये जान लेते हैं कि हर जगत में क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहले आ रहा है मोनेरा। मोनेरा इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव। अब आपको पता है कि यहाँ पे प्रोकैरियोटिक आया है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि कोशिका को दो भागों में, एक प्रोकैरियोटिक दूसरा यूकैरियोटिक। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव हैं अर्थात कौन कौन से? जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, ऑकीबैक्टीरिया सम्मिलित किए गए हैं। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत में आते हैं। तो मोनेरा में इन्होंने क्या क्या रखा है? जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव हैं उनको यहाँ पे स्थान दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोटिस्टा की तरफ। इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय, प्रायः जलीय, एक्वेटिक, यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित युगलिना इसी जगत में आता है। यह दो प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है। सूर्य के प्रकाश में स्वपोषी एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित, इसके अंतर्गत साधारणतः प्रोटोजोआ आते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसमें प्रोटिस्टा में युगलिना भी और यहाँ पे प्रोटोजोआ भी। और युगलिना को जंतु और पादप के बीच की कड़ी कहते हैं, कई बार ये पूछा गया है, इस चीज़ इसको भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पादप की तरफ, प्लांटी की तरफ। इस जगत में प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषण उत्पादक जीव सम्मिलित हैं, जिसमें शैवाल, मॉस, पुष्पीय, अपुष्पीय बीजी पौधे इसी जगत के अंग हैं। तो प्लांट में क्या क्या? शैवाल, मॉस, पुष्पीय, अपुष्पीय बीजी पौधे हैं। जहाँ पे कवक की बात करते हैं, फंजाई की, इस जगत में वो यूकैरियोटिक और परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए गए हैं, जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी इतर पोषित होते हैं, वे परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। ये भी ध्यान रखिएगा, इनकी कोशिकाएं किससे बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। बढ़ते हैं फिफ्थ में, जो कि है एनिमल। और इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी, होलोजोइक, यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको नेताजी, मेटाजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कीमी, सितारा फिश, मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी और स्तनधारी सभी इस जीव जंतु के, सभी इस जगत के अंग हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि विटेकर ने पांच जगत प्रणाली दी है और उनमें क्या क्या आता है। आपको एक बता दें कि जितना भी क्लासिफिकेशन किया गया है उसकी आधारभूत इकाई क्या है? जाति है, स्पीसीज है। इन चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। अब चलिए इस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं और जानते हैं वो क्वेश्चन क्या क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो अभी अभी हमने सॉल्व किया है कि वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है। तो वर्गीकी का पितामह जो है
लीनियस को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने दो नाम पद्धति दी थी, एक जंतु जगत, दूसरा प्लांट जगत, पादप जगत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द्विनाम पद्धति के जनक। तो द्विनाम पद्धति किसकी? लीनियस की। और द्विनाम क्या क्या है? पादप जगत और जंतु जगत। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञान के प्रस्तुत किया था? मतलब जो वर्गीकरण है इसका प्राकृतिक सिस्टम जो है किस वनस्पति वैज्ञानिक ने जो है इसको प्रस्तुत किया था? तो किसने किया था? स्वीडिश। लीनियस एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुष्पी पादपों को रखा गया, तो पुष्पी पादपों को किसके अंतर्गत रखा गया है? फेनोरोगैम्स में रखा गया है पुष्पी पादपों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अपुष्पी पादपों को कहाँ रखा गया? तो अपुष्पी पादपों को रखा गया है क्रिप्टोगैम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? अभी अभी हमने सॉल्व किया है कि वर्गीकरण की आधारीय इकाई जो है वो क्या है? स्पीसीज है, जाति है। इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स जो है ये कैसे पौधे होते हैं? जलीय। यहाँ से आप देख सकते हैं हाइड्रोफाइट, नाम भी वही आ रहा है। तो यहाँ पे जलीय पौधे जो होंगे वो हाइड्रोफाइट्स के अंतर्गत रखे गएंगे। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय। देखिए द्विनाम पद्धति नाम से कन्फर्म है, जिसमें दो चीज़ें आए। तो पहला क्या होगा? एक तो पौधों के नाम हो, और दूसरा क्या हो? जंतु, मतलब पादप जगत और जंतु जगत इस चीज़ में बताना है। तो इसमें क्या होगा? वंश और जाति बताएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते उनको क्या कहते हैं? हम उनको कहते हैं अनावृत बीजी। अनावृत बीजी जो पौधे होते हैं उन पर बीज लगते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जो अनावृत बीजी होंगे उन पर सिर्फ बीज आएंगे, पुष्प नहीं आएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीवाणु की खोज। तो बताना हमें जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज की थी एंटोनी हॉक ल्यूवेनहुक ने। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीवाणु से संबंधित निम्न तथ्यों में कौन सही है? बताना है कि जीवाणु से संबंधित जितने भी तथ्य यहाँ रखे गए इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ कह सकते हैं कि जो अधिकांश जीवाणु हैं वह विविध पोषी होते हैं, किंतु वह स्वपोषी कुछ स्वपोषी भी होता है। जितने जीवाणु हैं सभी जीवाणु विविध पोषी हैं, लेकिन इनमें से कुछ जो है स्वपोषी भी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि वे जो है इनमें कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। कुछ जीवाणु हैं जिनमें कठोर कोशिका भित्ति पाई जाएगी, उनको क्या माना गया है? उनको पौधे माना गया है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता। तो जीवाणु की कोशिकाओं में क्या नहीं होता है? तो जीवाणु कोशिकाओं में सूत्र कणिकाएं नहीं होती। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जितनी भी जीवाणु कोशिकाएं होंगी उनमें सूत्र कणिकाएं नहीं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो जीवाणु जितने उनकी साधारण आकृति कैसी होती है? छड़ रूपी होती है, वैसली रूप में होगी। जीवाणु जो होंगे उनकी आकृति, उनका रूप किस तरीके से होगा? जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? जो सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? गोलाणु कहलाते हैं। सबसे छोटे जीवाणु ये गोलाणु कहलाए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। एक गोल जीवाणु कहलाता है। तो एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? कोकस कहलाता है। एक गोल जीवाणु, एक गोल जीवाणु को जो है हम कोकस कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं? तो सर्पिल जीवाणु को कहते हैं स्पाइरिलम। स्पाइरिलम जो है सर्पिल जीवाणु को कहते हैं। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? केंद्रक किसमें अनुपस्थित होगा? इस चीज़ को हमें बताना है कि केंद्रक किसमें अनुपस्थित होगा। तो केंद्रक जो है जीवाणु में, बैक्टीरिया में जो है वो वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होगा, नहीं पाया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक संख्या में क्या पाए जाते हैं? जीवाणु पाए जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषीय आशय क्या कहलाता है? तो प्रकाश संश्लेषीय आशय जो है वो क्या कहलाता है? वर्णकीलवक कहलाता है। तो वर्णकीलवक जो है प्रकाश बैक्टीरिया में पाया जाने वाला क्या है? प्रकाश लेपी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाश्चर प्रसिद्धि है। तो पाश्चर प्रसिद्धि क्या है? पाश्चर प्रसिद्धि जो है रोगों की जर्म थ्योरी है। जर्म थ्योरी के लिए पाश्चर प्रसिद्धि है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में सबसे छोटा जीव कौन सा है? हमें ये बताना है। तो सबसे छोटा जीव है माइकोप्लाज्म। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में आया ये कि सबसे छोटा जीव कौन सा है। तो सबसे छोटा जीव कौन सा है? माइकोप्लाज्म है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो जीवाणु सीधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं नाइट्रोजन स्थितिकी कार्य जीवाणु।
तो ऐसे ऐसे जीवाणु जो सीधे वायुमंडल की नाइट्रोजन को जो है नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं, उनको नाइट्रोजन स्थितिकारी जीवाणु भी कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूल ग्रंथिकाओं रूट नोड्यूल्स पाई जाती हैं। तो मूल ग्रंथिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं? तो मूल ग्रंथिकाएँ कुछ लेग्यूमिन्स पादप और कुछ अन्य पौधों में पाई जाती है मूल ग्रंथिकाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते क्योंकि वे जो है उनका जीवद्रव संकुचित हो जाता है और वो मर जाते हैं। तो जितने अधिक नमक वाले अचार होंगे उनमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकता है। क्यों नहीं रह सकता है? क्योंकि उनमें जो जीवद्रव होगा वो जीवद्रव कुंचित हो जाएगा और इस तरह वो मर जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव की आंत में पाया जाने वाला, तो मानव की आंत में जो पाया जाने वाला जीवाणु है वो एसर रीशिया कोलाई है। इस चीज़ को याद रखिएगा, एसर रीशिया कोलाई मानव की आंत में पाया जाने वाला एक प्रकार का क्या है? जीवाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तपेदिक टीबी। टीबी किससे होता है? टीबी किस बैक्टीरिया से होगा? तो टीबी जो है वो माइकोबैक्टीरियम से होता है। तो माइकोबैक्टीरियम जो है उत्पन्न करने वाला जो माइकोबैक्टीरियम जो जीवाणु होगा, इससे क्या होगा? व्यक्ति को टीबी हो सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भोजन विषाक्तता, फूड पॉइजनस। तो फूड पॉइजनस किससे होता है? कोलेट्रिडियम बॉटुलिज्म से। कोलेट्रिडियम बॉटुलिज्म से जो है ये एक तरीका क्या है? बैक्टीरिया है जिसकी वजह से जो है फूड पॉइजनिंग हो जाती है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाया जाता है। तो एंटीबायोटिक अधिकांशतः पाया जाता है जीवाणुओं में। और सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी? एंटनी ल्यूवेनहॉक ने। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे, ध्यान में रखिएगा 2 घंटे है, तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? 64 जीवाणु बन जाएंगे 2 घंटे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक होती है? तो कौन सी फसल सहायक है? फली। जितनी भी दलहनी फसलें होंगी सब नाइट्रोजन यौगिकीकरण में सहायता प्रदान करेंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लघु हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो लघु हीमोग्लोबिन का जो कार्य है ऑक्सीजन का अवशोषण करना। ऑक्सीजन का अवशोषण करने का काम कौन करता है? जो है लघु हीमोग्लोबिन करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो हमें बताना है बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है। तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग तपेदिक है, टीबी है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृदा की धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? तो मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? एनाबिना। एनाबिना जो है मृदा की धान की पैदावार बढ़ाने वाला एक तरीका क्या है? मुक्त जीवी जीवाणु है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है ये, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। तो क्या मदद करता है? जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर प्रेस करिए जिससे आने वाले वीडियोस के करंट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।